अयोध्या में सीएम योगी ने की हॉट कुक मिल की शुरुआत। 3,401 आंगनवाड़ी केंद्रों का किया शिलान्यास। पुलिस लाइंस में 2 आवासीय भवनों का किया लोकार्पण। मुजफ्फरनगर में बिजली चोरी की सूचना पर पहुंची विभाग की टीम। दिलशाद सहित कई मुसलमानों ने किया हमला। कई कर्मचारी गंभीर रूप से हुए घायल। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की तानाशाही का मामला। पार्क की जमीन को दबंग नेता को बेचने की तैयारी। एलडीए के रवैये से स्थानीय आवंटियों में गहरा आक्रोश। टीकमगढ़ के नगर परिषद बल्लभगढ़ में हुआ बड़ा हादसा। 2 व्यक्ति की हुई मौत। 4 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। जेसीबी चालक मौके से फरार। कार्रवाई कर रही है पुलिस। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की विधानसभा के लिए सभी 200 सदस्यों के चुनाव के लिए 25 नवंबर 2023 को चुनाव होने वाले हैं, जिसमें दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हुई यहां पर नजर आ रही है। धुआंधार पार्टी प्रचार और ब्लेम गेम के बाद अब राजस्थान में 48 घंटे का साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है। बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को 5.29 करोड़ मतदाता 1,863 उम्मीदवारों की किस्मत लिखेंगे। चुनाव प्रक्रिया के इसी क्रम में जयपुर के सिविल लाइंस में सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार गोपाल शर्मा के साक्षात्कार किया है और उनसे जानने की कोशिश की है कि गोपाल शर्मा अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सिविल लाइन के बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा जी, आज इनसे मैं बात करूंगा। दो मुद्दों पे बात करूंगा। सबसे पहले कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुद्दा क्या है, और आज चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उन्हें जीत के प्रति वो कितने आश्वस्त हैं। स्वागत है गोपाल जी आपका। और सबसे मैं 5 दिनों से यहाँ पे हूँ और पूरा कैंपेन देख रहा हूँ, दोनों पार्टियों का देख रहा हूँ, आपका भी देख रहा हूँ, कांग्रेस का जो कैंपेन है वो भी देख रहा हूँ। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है ऑफिशियली, कितना आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति? 100%। मतलब जीतने के अलावा और क्या चीज़ बचती है, क्योंकि ये चुनाव अहंकार, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जनता के खड़े होने का चुनाव है। तो इसमें व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने जो कहा जाता था कि जिस जनता में शक्ति भरी है रास तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार रही है। तो जनता जागी हुई है और वो जिस तरह का स्नेह और प्रेम दे रही है उसकी मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की। तो जो वहाँ का एजेंडा है वो ये है, जो एक बेटे का माँ के प्रति एजेंडा होता है वही मेरा विधानसभा क्षेत्र के प्रति एजेंडा है। उनको शब्दों में इसलिए नहीं बांध सकते कि माँ के लिए ये नहीं कह सकते कि हम चप्पल दे देंगे या साड़ी दे देंगे या बीमारी पर इलाज करवा देंगे। माँ को जो भी तकलीफ होगी, जो भी उनके लिए ठीक होगा, उसके लिए जीवन पूरा न्यौछावर रहेगा। एक चीज़ गोपाल जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप पत्रकार भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इतिहास की 2 बड़ी घटनाओं का चश्मदीद रहा हो। जो पत्रकार जी, बाबरी विध्वंस से लेकर के राम मंदिर के निर्माण तक की यात्रा जो है उसके आप चश्मदीद रहे हैं। ये यात्रा और ये चुनाव, इन दोनों को आप कोई कनेक्शन इसमें आते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि राम के नाम पे ये चुनाव हो रहा है, पूरा राममय माहौल मैं देख रहा हूँ दूर से। इस पे क्या कहेंगे? इसमें एक चीज़ और है कि जो एकता यात्रा हुई जिसमें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराया गया, उसमें भी मैं पूरी यात्रा में साथ था, और आडवाणी जी की रामरथ यात्रा में भी पूरा साथ था। फिर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र पर कुठाराघात करने के लिए कुछ बिल लाना चाहती थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश यात्राएं निकाली थी, उसमें भी जम्मू से लेकर के भोपाल तक मैं साथ था। तो इसलिए ये सब चीज़ें मिला करके हम ये माने कि निश्चित रूप से प्रभु श्री राम की बिना कृपा के तो संभव नहीं है।
ये आश्चर्य की बात है कि मैंने अखबार शुरू किया, उसमें भी एक नया पैसा नहीं लगा था। मेरा घर बना, वो भी राम जी की कृपा से ही बना, क्योंकि अयोध्या आंदोलन पर जो पुस्तक लिखी कार सेवा से कार सेवा तक, उसकी बिक्री इतनी हुई कि उससे घर बन गया। तो ये सब राम की लीला है। राम की लीला है, लेकिन एक चीज़ है, आप पे आरोप, आपके जो विपक्ष के, जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वो आरोप लगाते हैं आप पे कि आप तो बाहरी हैं। हाँ, वो जानते नहीं हैं। बाहरी का मतलब ये है कि उनको इटली के लोग तो बाहरी नज़र नहीं आते, उनकी पार्टी के संस्थापक बाहरी नज़र नहीं आते, और संस्थापक पर भी कितना गंभीर दोष है कि वो जब कलेक्टर थे तो उन्होंने 5 क्रांतिकारियों को फांसी से लटकाने का काम किया। उस पार्टी के अंदर रह करके जो कहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर के स्थान पर अस्पताल, लाइब्रेरी या शौचालय बनाया, और वो बाहरी की क्या बात करेंगे। हमारा जो परिवार है उसके जो जागा भट्ट वगैरह होते हैं, तो हमारा परिवार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हरियाणा से राजस्थान है, उसको कम से कम भी 5000 साल हो गए होंगे। तो 5000 साल का व्यक्ति भी परिवार अगर बाहरी माना जाए, जयपुर में मैं 40 साल से, और 40 साल में आधे से ज़्यादा समय मेरा सिविल लाइंस के अंदर गुजरा है, जिसमें एक पीढ़ी से ज़्यादा तैयार हो जाती है। फिर भी अगर मैं बाहरी हूँ तो अंदरूनी कौन होगा? तो फिर तो ये जो बाहरी होने का आरोप लगाते हैं, ये तो कुछ साल पहले बीजेपी में ही थे, उनको तो उनकी पार्टी बाहरी नहीं मान रही और टिकट दे रही है। एक चीज़ है, राम के नाम पे आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, और भैरव सिंह शेखावत से आपकी निकटता जो है वो जग जाहिर है। सबको जानते हैं कि भैरव सिंह शेखावत का कितना स्नेह था आपके ऊपर, और उस स्नेह का परिणाम ही है कि आज जो है आप इस मुकाम तक आप यहाँ पर पहुँचे हैं। 2 चीज़ें हैं, इस बार लड़ाई आपको उन्हीं से करनी पड़ रही है जिसको आप कभी अपना समझते थे। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए अंदर से पीड़ा दे रही है? हाँ, स्वाभाविक है। मतलब थोड़ा सा मन में है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की स्थितियाँ आएंगी, लेकिन चूंकि शेखावत साहब के प्रति इनका लगाव कभी रहा नहीं। जब शेखावत साहब उपराष्ट्रपति बने तो इन्होंने बजाय बीजेपी में रहने के कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर शेखावत साहब ने एक बार इनको खुद को कहा था, जो इन्होंने मेरे को बताया, बोले गोपाल जैसा बना। तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है राजनीति का। लेकिन जैसे सचिन पायलट जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनवाया, सब जानते हैं इस बात को, और वो इस बात का हिसाब किताब करने लग गए कि कब ये पैंट पहनते थे और कब वो नेकर पहनते थे। इसी तरह से जब अशोक गहलोत जी के साथ आए तो थोड़े समय में भी कहने लग गए कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, हम खुद भी हो सकते हैं। तो जिनका अपने ताऊ जी के प्रति लगाव नहीं, जो राजस्थान के सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेता हुए, तो दूसरे के प्रति क्या लगाव होगा? आम जनता अगर उनमें लगाव खोजे नहीं मिल सकता। बिल्कुल। अगर सिविल लाइन के बाहर की बात करें, क्योंकि ये तो हम मान के चल रहे हैं 5 दिनों से जो हम लोगों ने ग्राउंड पे देखा है कि सिविल लाइन जो है वो तो बीजेपी के पक्ष में जाती दिखती है। ओवरऑल अगर हम आपको राजस्थान की बात करें, तो आप चूँकि पत्रकार भी रहे हैं और एनालिसिस करते रहे हैं हर एक चुनाव का, तो एज ए जर्नलिस्ट पूरे राजस्थान में आप कितने नंबर दे रहे हैं बीजेपी को और कितना दे रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, सिविल लाइंस के अलावा मेरे को किसी भी विधानसभा क्षेत्र का इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन टिकट मिलने से पहले और चुनाव की घोषणा होने से 1 महीने पहले मेरे को ऐसा लगता था कि राजस्थान में मोदी जी की सुसुप्त लहर चल रही है, उसको जगाए जाने की जरूरत है। अब चुनाव में जनता से कितना तालमेल हो पाया होगा उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो जो सुसुप्त लहर थी वो 150 सीटें क्रॉस करवाने वाली लहर है, और वो कितना जग पाती है उसके ऊपर है सारी चीज़। थैंक यू गोपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। और सिविल लाइन में आप प्रत्याशी हैं पहली बार बीजेपी की तरफ से, और जिस तरीके का आकलन है कि यहाँ की सीट तो आपको निकल
निकल रही है। 3 तारीख को फिर मैं आपसे बात करूंगा और उस बार 3 तारीख को पता चलेगा कि जो आकलन हम लोग कर रहे हैं वो सत्य के कितना करीब था और कितना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। गोपाल जी शर्मा थे जो सिविल लाइन से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और जिस तरीके से सिविल लाइन में बीजेपी की लहर देख रही है, ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान में इसी तरीके की लहर जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन असली लहर थी या नहीं ये 3 तारीख के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अगली खबर की ओर। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या का दौरा किया। 10:30 बजे करीब मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन से कॉम्पोजिट विद्यालय पहुंचकर बच्चों को स्वयं भोजन परोसा और सभी जिलों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हॉट कुक मिल योजना का शुभारंभ भी किया है। 35 जिलों में 3,401 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। बच्चों के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए सीएम योगी ने चॉकलेट बांटी और उनकी पीठ थपथपाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद रामलला के अपने जो मंदिर में विराजमान से पहले इस शुभ कार्यक्रम को शुरुआत अयोध्या से की जा रही है। इस श्रेय उन्होंने संबंधित सभी विभागों को दिया और कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुरूप सुशोभित है और स्वास्थ्य और सशक्त भारत की आधारशिला भी होगी। वहीं सीएम योगी ने पुलिस लाइन में 2 आवासीय भवनों का लोकार्पण करने के बाद 12 बजे हनुमान गढ़ी के दर्शन और रामलला की आरती कर निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का अवलोकन भी किया। रामलला 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 24 को अयोध्या धाम में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे और रामलला के विराजमान होने के पूर्व एक बहुत शुभ कार्यक्रम की शुरुआत आज यहां अयोध्या से हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की तर्ज पर गरम बना हुआ भोजन उन्हें वहां पर अलग अलग मेनू के आधार पर अलग अलग दिन। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बिजली चोरी की सूचना पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम पर मुसलमानों के झुंड ने हमला कर दिया। दरअसल विद्युत विभाग की मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दिलशाद 1 किलोवाट के कनेक्शन पर लंबे समय से कारखाना चला रहा था, जिसके लिए 10 किलोवाट जो भार स्वीकृत होना चाहिए था, लेकिन चेकिंग पर पहुंची टीम के साथ दिलशाद, नौशाद, इंतजार सहित कई मुसलमानों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमला कर दिया, जिसमें क्षेत्र के जेई मंगलराम सहित कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में विद्युत विभाग के घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज भी करवाया गया। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बिजली कर्मचारियों ने एकजुट होकर आज एसएसपी से मुलाकात की और साथ ही जनपद के अधिकारियों को भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ये हमारे साथ मारपीट की गई थी बिजली की समस्या को लेकर के, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए हम आए थे। प्रकरण इस प्रकार है कि हमारे जीएमटी मीटर बदलने के लिए गए थे। विभाग के नियमानुसार आर्मड केबल पर मीटर बदला जाना था, या यदि कंज्यूमर नहीं लाता है केबल तो विभाग केबल दे करके लगा करके उसको चार्ज लगा करके लेगा। इसलिए वो जीएमटी ने मुझे वहाँ बुलवाया था, लेकिन 1 किलोवाट का कनेक्शन लेकर। खबर लखनऊ से है, जहां पर कानपुर रोड परियोजना का सेक्टर डी में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ईडब्ल्यूसी के मकान बनाए थे और वहां के आवंटियों को मकान बेचते समय पार्क का आश्वासन दिया था। वहीं एलडीए ने पार्क की जमीन को किसी अन्य भूमाफियाओं को जमीन बताकर पार्क को निरस्त कर दिया है। इस बात से स्थानीय आवंटी खुद को न केवल ठगा हुआ महसूस कर रहे बल्कि इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण की धोखाधड़ी भी बता रहे हैं। वहीं आवंटियों का कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से मिले हैं, लेकिन वो पूरी तरह से जमीन को दबंग बिल्डर नेता के देने की तैयारी कर रहे हैं और हमारी सुनने को तैयार नहीं है। मनसा वर्मा है। हम लोग को पार्क चाहिए, बस बच्चे यहाँ रहे खेले भी करे, पार्क चाहिए। पार्क के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, पार्क का कुछ हो ही नहीं रहा है। और जब हम लोगों ने ये मकान खरीदा
सन 2000 में या उससे पहले जितने लोगों ने खरीदा यहाँ, तो उसमें हमको रजिस्ट्री के साथ में जो लेआउट प्लान का नक्शा बना के दिया गया, उसमें ये पार्क दिया गया, पूरा दर्शाया गया। उसकी वजह से हम लोगों ने देखते हुए यहाँ की सुविधाएं देखते हुए बिजली माने धूप, हवा और छाया की। राजधानी लखनऊ को अवैध निर्माणों का गढ़ बना चुका लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर से चर्चा में है, और चर्चा में इस बार वो है अपने तानाशाह रवैये के कारण, अपने क्रूर रवैये के कारण। मामला सेक्टर D1 का है, जहां पर एक पार्क जिसे आवंटन किया गया था और उपभोक्ताओं को जब दिया गया था तो उसको पार्क बता के ही दिया गया था, वहां के आसपास के लोगों को मकान बना के दिए गए थे। लेकिन आज लखनऊ विकास प्राधिकरण उस पार्क को किसी और भूमाफिया को बेचने की तैयारी में है, और ये बता रहा है कि उसने वहां पे अधिग्रहण कभी किया ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये 420 का भी मामला सामने नजर आता है, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने किया है। अब ये क्यों और कैसे हुआ है, इसका जवाब तो जांच के बाद ही निकल के सामने आएगा। फिलहाल आवंटी बहुत परेशान है, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है। अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। खबर हाथरस से है, जहां एक नामी नमकीन फैक्ट्री में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की और सेंट्रल जीएसटी विभाग का यह भी कहना है कि उसकी रूटीन की ये छापेमारी की गई है। हालांकि छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान कर्मचारियों का बाहर आने जाने पर भी रोक लगा दिया गया है। दरअसल सेंट्रल जीएसटी की 7 टीमें ढकपुरा रोड स्थित चाचा चौधरी नमकीन फैक्ट्री पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि चाचा चौधरी नमकीन की 3 इकाइयों पर छापेमारी चल रही है। ढकपुरा रोड को 2 यूनिट के साथ औद्योगिक क्षेत्र सलीमपुर स्थित फैक्ट्री पर भी टीम दस्तावेज खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों फैक्ट्रियों पर सामान्य रूप से काम चल रहा था, लेकिन बृहस्पतिवार को सुबह तमाम कर्मचारियों को फोन कर काम पर आने से मना किया गया। वहीं अकाउंट से संबंधित तमाम लोगों को रात भर फैक्ट्री पर ही रुकना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि छापेमारी के दौरान टीम का विशेष फोकस मौके पर मिलने वाले तेल रिफाइंड के साथ पैकिंग मटेरियल के जो स्टॉक थे उसका प्रयोग के लिए की गई मात्रा पर है, और इसी आधार पर तैयार माल और उसकी बिक्री के आंकड़ों का मिलना यहाँ पर दरअसल मिलान किया जा रहा है। खबर मोदी नगर से, जहां पर थाना क्षेत्र के एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। मोदी नगर की नंद नगरी जो कॉलोनी में एक दबंग द्वारा घर के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला को खींचकर सड़क पर पटक देता है और इसके बाद महिला को लात घूंसों से उसकी पिटाई शुरू कर देता है। पास खड़ा युवक महिला को बचाने की कोशिश करता है, तभी दबंग पास पड़ी ईंट लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन साथ खड़ा हुआ दबंग को पकड़ लेता है। इस दौरान महिला सड़क से उठकर घर में चली जाती है और अंदर से दरवाजा लगाकर जान बचा लेती है। वीडियो क्षेत्र में वायरल होने के बाद मोदी नगर पुलिस तुरंत हरकत में आई और महिला के साथ बर्बरता करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आखिरकार दबंग युवक ने महिला के साथ बर्बरता क्यों की है, इसकी जानकारी आरोपी से ही की जा रही है। दिनांक 21 नवंबर 2023 को श्री सुरेश चंद्र, जो कि नंद नगरी थाना मोदी नगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाने पर आकर यह सूचना दी गई कि एक उनके मोहल्ले के व्यक्ति ने ही उनकी पत्नी के साथ मारपीट की है। उनकी तारीफ के आधार पर थाना मोदी नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान कुछ वीडियो फुटेज व पीड़िता के बयान प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर अभियोग में समुचित धाराओं की वृद्धि की जा रही है तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के बरेली से, जहां पर रामगंगा चौबारी मेले का बृहस्पतिवार शाम विधि विधान से के साथ शुभारंभ किया है। इस मौके पर वाहन पूजा भी किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।